नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एस्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर की ये जो सीरीज है, ये 8वीं सीरीज है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस पेपर चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके वीडियो को देख सकते हैं। बिहार एस्टेट के साथ साथ उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला जो प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास की ये रचना है। साथ ही साथ रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, रामलला नहचु, बैरागी संदीपनी, ये हनुमान बाहुक इनकी अंतिम रचना मानी जाती है, जो बाहुपीढ़ा से संबंधित है। ये सभी रचनाएं जो है तुलसीदास की हैं। एस्टेट की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 100 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे। जिस विषय से आप एस्टेट की परीक्षा दे रहे हैं, उसके बाद 50 प्रश्न जो होंगे वह शिक्षण अभिरुचि के होंगे। 150 प्रश्नों में से आपको 75 प्रश्न सही करने होंगे। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, जाति विलास के रचयिता कौन है? जाति विलास के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देव। जाति विलास देव की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? नागार्जुन का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो इसमें परति परिकथा जो है, यह नागार्जुन का उपन्यास नहीं है। ठीक है, परति परिकथा, मैला आंचल, जुलूस, ये सभी उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए, ये प्रश्न आ भी गया। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं जुलूस उपन्यास के लेखक। ठीक है। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप की कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की है? तो ये पंक्तियां जो है ठाकुर की है। ठीक है, ठाकुर रीति सिद्ध काव्य धारा, जैसे रीतिकाल को जो है 3 वर्गों में रखा गया है, रीति सिद्ध, रीतबद्ध और रीत मुक्त। तो जो ठाकुर हैं वह रीत मुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ठाकुर, आलम, बोधा, ये सभी। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। यह ब्राह्मण पत्रिका जो है मासिक पत्रिका थी और यह कानपुर से प्रकाशित होती थी। ठीक है, कानपुर से यह प्रकाशित होती थी ब्राह्मण पत्रिका। साथ ही साथ ब्राह्मण पत्रिका के साथ इनका एक और पत्रिका है, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप भी बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है। आनंद कादम्बरी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बरी के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, जिसका प्रकाशन होता था मिर्जापुर से। आनंद कादम्बरी का प्रकाशन होता था मिर्जापुर से। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका का नाम आपको पता ही है, कवि वचन सुधा है और हरिश्चंद्र मैगजीन है, बालबोधनी है। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कनुप्रिया के लेखक कौन है? कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर का एक प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता, जिसमें चंदर और सुधा की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, गुनाहों का देवता। और 7 गीत व ठंडा लोहा भी इन्हीं की रचना है। अंधा युग है। नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? तो इसके रचनाकार हैं अरुण कमल। नए इलाके में ये अरुण कमल की रचना है। ठीक है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये जो है लाला श्रीनिवास दास की रचना है। इन्हें जो है प्रथम उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। परीक्षा गुरु को इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है मौलिक रूप से। और इस उपन्यास में जो है दिल्ली के एक सेठ के पुत्र की कहानी है परीक्षा गुरु में। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
इनमें से कोई नहीं। दोहा का जो विपरीत छंद है वह है सोरठा। ठीक है, सोरठा। सूची का मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्या बोलूं क्या याद करूं हरवंश राय बच्चन का है। ठीक है, अगला प्रश्न है पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है। पाल गुमरा का स्कूटर, तो ये उदय प्रकाश की कहानी है। पाल गुमरा का स्कूटर। बहुब्रीहि समास के उदाहरण कौन है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण कौन है, तो इसमें जो है दशानन, गजानन, नीलकंठ ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। दशानन, 10 हैं आनन अर्थात रावण। गजानन, गजानन का अर्थ हो जाएगा हाथी के समान मुख वाले गणेश। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, शिव जी। ठीक है, तो यहाँ जो है सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। नेताजी कहिन के लेखक कौन है। नेताजी कहिन के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहिन के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं शदल मिश्र। शदल मिश्र कहाँ के निवासी थे, तो ये बिहार के थे। ठीक है, शदल मिश्र बिहार के थे। और लल्लू लाल इंशाअल्लाह खान की जो रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम है उदयभान चरित के नाम से जाना जाता है रानी केतकी की कहानी को। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, 100 अजान एक सुजान ये भी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और इनके जो साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। अगला है निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है। संस्कृत साहित्य का ये प्रश्न है, भारवी द्वारा कौन सा रचित है, तो इसका सही उत्तर हो जाए किरातर्जुनीयम। किरातर्जुनीयम ये जो है भारवी की रचना है। ठीक है, महाकाव्य है भारवी का। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है, तो विशाख दत्त। सही उत्तर है विशाख दत्त। अज्ञेय की रचना कौन सी है। अज्ञेय की रचना कौन सी है, तो हरी घास पर क्षण भर यह अज्ञेय की रचना है। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर यह अज्ञेय की रचना है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं, तो चंपू काव्य कहा जाता है। और राउल बेल जो है ये शिलांकृत काव्य है, शिलांकित काव्य के रूप में जाना जाता है राउल बेल को, जो रोड़ा कवि की रचना है। यह भी एक चंपू काव्य माना जाता है राउल बेल को। और जयशंकर प्रसाद की उर्वशी जो है यह एक चंपू काव्य है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है, कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। ठीक है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो श्रृंगार काल कहने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कभी कभी आसान प्रश्न भी कठिन हो जाते हैं, इसलिए रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और इसका जो एग्ज़ाम होना है मान के चलिए मार्च माह में संभावित है। अभी
कोई एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था? तो हम सभी को पता है इसका उत्तर, बिहारी। ठीक है, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना है जिससे जो है हिंदी साहित्य में वह अमर हो गए थे। और इसमें जो है कहीं कहीं आपको 719 दोहा मिलेगा, कहीं कहीं 700 जो है 13 दोहा मिलेगा। ठीक है, 719 ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। अरे यायावर याद रहेगा किस विधा की रचना है? अरे यायावर याद रहेगा यह किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा साहित्य है। अरे यायावर याद रहेगा किसका है? तो अज्ञे का है, जो प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं, अज्ञे का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो इसका हो जाएगा मंटो मेरा दुश्मन। यह रेखाचित्र जो है महादेवी वर्मा का नहीं है। ठीक है, मंटो मेरा दुश्मन ये किसका है? तो उपेंद्र नाथ अस्क का है। अगला है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब किसका प्रतीक है? तो यहाँ गुलाब जो है कला और संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। और गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब तो कला और संस्कृति का है, लेकिन गेहूं किसका प्रतीक है? गेहूं जो है भूख का प्रतीक है। इसमें गुलाब, इस प्रश्न में पूछा गया है गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब कला और संस्कृति का है, लेकिन गेहूं ये भूख का प्रतीक है। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? निठल्ले की डायरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। यह हरिशंकर परसाई की व्यंग निबंध है। ठीक है, निठल्ले की डायरी। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? छायावाद का पूर्वाभास जो है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट हुआ है। ठीक है, मुकुटधर पांडे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्या बोलूं क्या याद करूं, ये किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है। क्या है? तो यह एक आत्मकथा है। ठीक है, आवारा मसीहा किसका है? तो विष्णु प्रभाकर का है। शरद चंद्र की जीवनी पर लिखा गया है, तो यह एक जीवनी है। और तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, जैसा कि नाम से ही पता है तंत्रलोक से यंत्रलोक तक किसका है? तो यह एक यात्रा साहित्य है। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र का। मेरा परिवार रेखाचित्र है महादेवी वर्मा का। ठीक है, मेरा परिवार महादेवी वर्मा का रेखाचित्र है, जिसमें पशु पक्षियों का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नहीं रहे? तो श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसमें जो है शांति प्रिय द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। तो उदंत मार्तंड जो है साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी। 1826 ईस्वी से में इसका प्रकाशन हुआ था, 1826। ठीक है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो यह जो है कृतिवास रामायण। राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कृतिवास रामायण। ठीक है, और ये कृतिवास रामायण जो है बंगला रामायण से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? तो दूसरी परंपरा की खोज, यह नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज। और यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन से संबंधित है, दूसरी परंपरा की खोज। वयम रक्षाम है, वयम रक्षाम की विधा क्या है ये आपको बताना है। तो यह चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है, वयम रक्षाम। चतुरसेन शास्त्री का यह उपन्यास है। और इनके और उपन्यास है जैसे वैशाली की नगर बधू,
अमर सिंह, सोमनाथ, ये सभी उपन्यास जो है चतुर्सेन शास्त्री के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं हो पाया था? दूसरा सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? कौन कथाकार नहीं है? तो निर्मला जैन जो है यह कथाकार नहीं है। कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मृणाल पांडे ये सभी कथाकार हैं। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि। ठीक है। नहुस नाटक लिखा गया है। नहुस नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नहुस नाटक जो लिखा गया है गोपाल चंद के द्वारा लिखा गया है। इनका उपनाम है जैसे गोपाल चंद गिरधर दास, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं। नहुस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का पहला नाटक माना है। चलिए अगला प्रश्न, रस के संबंध में मुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? यहाँ देखिए भुक्तिवाद होना चाहिए। ठीक है, मुक्तिवाद नहीं भुक्तिवाद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भट्ट नायक। भुक्तिवाद, भुक्तिवाद के जो प्रतिपादक आचार्य हैं वह भट्ट नायक है। ठीक है। और श्री शंकुक का जो है वह श्री शंकुक का है अनुमतिवाद। शंकुक का है अनुमतिवाद, अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद, और ये भट्ट लोलट का है, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है। ठीक है। तो यहाँ मुक्तिवाद नहीं है, यहाँ भुक्तिवाद है। भुक्तिवाद का भट्टनायक है, और उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलट हैं, अनुमतिवाद के शंकुक हैं, अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त हैं। घोर अहम निष्ठम व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? घोर अहम निष्ठम व्यक्तिवाद यह किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो यह प्रयोगवाद की है। ठीक है, प्रयोगवाद की है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जिसुआ केटलर, और इनके जो व्याकरण ग्रंथ का नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर, 1698 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदुस्तानी ग्रामर, ठीक है, 1698 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो छायावाद की है। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद। ठीक है, प्रगतिवाद। अगला है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लता फिर आयु खेलन होरी, ये पंक्ति किस कवि की है? नैन नचाए कहीं मुस्काए लता फिर आयु खेलन होरी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो ये पद्माकर की पंक्ति है। ठीक है, पद्माकर की ये पंक्ति है। और पद्माकर की जो रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली और कली पचीसी जगत विनोद, ये सभी रचनाएं जो है पद्माकर की हैं। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो अंधा युग है जो महाभारत की कथा पर आधारित है। धर्मवीर भारती का यह गीत नाट्य है। ठीक है, धर्मवीर भारती का यह गीत नाट्य है। कब लिखा गया था? तो 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, 1954 ईस्वी में। और ये अंधा युग जो है नेट परीक्षा के सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कुल कितने अंक हैं? कभी कभी पूछा जाता है अंधा युग में कितने अंक है? तो अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। पहला कौरव नगरी है, दूसरा पशु का उदय है, तीसरा अश्वत्थामा अर्ध सत्य है, और चौथा गांधारी का शाप है, पांचवा जो है क्रमिक आत्महत्या है। 5 अंक हैं अंधा युग नाटक में। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो हरिप्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का जो वास्तविक नाम है हरिप्रसाद द्विवेदी।
अगला है हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? तो राम कुमार वर्मा। यथार्थवादी एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन। यह मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है। इलाचंद जोशी है, अज्ञे हैं, जैनेंद्र कुमार हैं, यह तीनों जो है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार माने जाते हैं। वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना यह जो है गोदान उपन्यास का मूल आधार है। ठीक है, कृषक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है गोदान उपन्यास को, और इसे जो है ग्रामीण जीवन और कृषि सभ्यता का महाकाव्य भी कहा जाता है। उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट के रूप में प्रेमचंद को जाना जाता है, जिन्होंने 300 से ऊपर कहानियाँ लिखी हैं। लगभग 18 उपन्यास हैं इनके, और जो 300 कहानियाँ हैं वह मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो यह जो है ब्रज भाषा से इसका संबंध है। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी कविता लंबी कविता नहीं है? लंबी कविता कौन सी नहीं है? तो इसमें जो है भिक्षुक जो है यह लंबी कविता नहीं है। ठीक है, भिक्षुक जो है यह लंबी कविता नहीं है। बाकी कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, सभी लंबी कविता है। पेट पीठ दोनों एक, चल रहा लकुटिया टेक, ये भिक्षुक जो कविता है उसी की ये पंक्ति है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक जो है ध्वनि से है, इसका संबंध ध्वनि से है। ठीक है, और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है किसे? आनंदवर्धन को। आनंदवर्धन को। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? अज्ञेय का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है? तो इसमें जो है सीढ़ियों पर धूप, ये अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है, ये रघुवीर सहाय का है। ठीक है, रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है सीढ़ियों पर धूप। बाअदब बाकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग है। बाअदब बाकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग है, तो इसमें जो है बा शब्द जो है यह उपसर्ग है। ठीक है, बाअदब में बा और बा यह उपसर्ग है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, यह जो है निराला की अंतिम कविता है। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ है 1960 ईस्वी। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो निहार है। ठीक है, प्रथम काव्य संकलन है निहार। निहार, रश्मि, नीरजा, ये सभी जो है महादेवी वर्मा के काव्य हैं। निहार की भूमिका किसने लिखी थी? कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। जहाँ शब्दों, शब्दांशों एवं वाक्यांशों के आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ जो है यमक अलंकार होगा। ठीक है, शब्दों, शब्दांशों एवं वाक्यांशों की आवृत्ति हो लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग हों। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रशासन, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में कौन पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध का भेद नहीं है। विशेषण, अव्यव, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, तो इसमें जो है अव्यव पदबंध, ये पदबंध का भेद नहीं है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 होती हैं। ठीक है, 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? तो ये जो है पाली भाषा है। ठीक है,
वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, संबंध है, ठीक है। इसमें कारक की बात की जाए तो इसकी संख्या 8 होती है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, और संप्रदान को के लिए, अपादान से यहाँ अलगाव की स्थिति है, संबंध का के की, ठीक है। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में कौन थी जो है कौन सी क्रिया है? तो यह योजक क्रिया है, चूड़ी अच्छी थी। अगला है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अगला है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यय। पुल्लिंग शब्द है व्यय। मोर का पर्यायवाची शब्द है, मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मोर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कलापी। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में से चुनिए। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भिक्षुक, उक प्रत्यय होगा, उक, ठीक है, उक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होगा वह रति होगा, ठीक है, रति। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, और श्रृंगार रस का रति है। कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत में कौन सा समास है? तो इसमें जो है द्वंद्व समास है, ठीक है। भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा भगवत गीता का सी भगवर्धन गीता, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण है भगवत गीता। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 भेद होते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला है, मंदिर मंदिरा, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मंदिर और मंदिरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवालय और अश्वशाला। मंदिर और मंदिरा, देवालय और अश्वशाला। एक का मंदिर, देवालय, मंदिर का अर्थ होगा देवालय, और मंदिरा का अश्वशाला। इस प्रश्न में स्वर या मात्रा की दृष्टि शब्द को अशुद्ध रूप में लिया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा निर्लिप्त। गोधूम का तद्भव होगा, गोधूम का तद्भव क्या होगा? तो गोधूम का तद्भव होगा गेहूं। पराजय में उपसर्ग चुनिए। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो है परा है, पराजय में जो उपसर्ग है वह परा है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सहायता सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक है। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। आम खाया जाता है में कर्मवाच्य है, ठीक है। साथ ही साथ और उदाहरण है, जैसे आम खाया जाता है और गीत गाया जाता है। सब्ज बाग दिखाकर निशित ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए, ठीक है। सब्ज बाग दिखाना, इसका इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सब्ज बाग दिखाना।
बताइए। सब्ज बाग दिखाना, झूठा आश्वासन देना। ठीक है, झूठा आश्वासन देना। ख्वाबों की दुनिया में सैर कराना। सब्ज बाग दिखाना। जाति सामाजिक अस्त्रीकरण की एक खाली स्थान व्यवस्था है। इस खाली स्थान पर क्या आएगा? मानकीय। ठीक है, जाति सामाजिकरण अस्त्रीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है। निम्नलिखित में विशेष पद है। विशेष पद है। विशेष पद जो है वह उमा है। ठीक है, विलोमार्थी शब्द चुनना है। दिवस का विलोमार्थी क्या होगा? दिवस का विलोमार्थी क्या होगा? विभावरी। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम, तो इसका चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम। ठीक है, और ये जो है विस्मय बोधक चिन्ह है। ये विस्मय बोधक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क ख ग घ, ये सभी जो है कंठ ध्वनियाँ हैं। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है दीर्घ संधि है। पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभ्युदय। अभ्युदय, इसका संधि होगा अभियुदय। ठीक है, यण संधि का उदाहरण है अभ्युदय। यथासंभव में कौन सा समास है? पूछा गया प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है? तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो इसमें जो है कर्मधारय समास होगा परमेश्वर में। ठीक है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग है। संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो संग्राम में शम उपसर्ग है। शम उपसर्ग है, ग्राम इसका मूल शब्द है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी ई प्रत्यय है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय शब्द है? जिंदगी। जिंदगी गी प्रत्यय है। जिंद इसका मूल शब्द है, गी प्रत्यय है। ठीक है, प्रश्न संख्या 96 है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें जो है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। 4 तत्सम नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें भी 4 ही होगा। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? कौन सा शब्द विदेशज है? तो विदेशज शब्द है रिक्शा। ठीक है, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ बीमारी है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बीमारी जो है भाववाचक संज्ञा है। किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध जहाँ होता है वहाँ भाववाचक संज्ञा होता है। ये थे कुल 100 प्रश्न।
किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको शंका लगे या आपको लगे कि इस प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।